120वीं रैंक आई है। मैं तो कभी सोच भी नहीं रहा था कि यार 120वीं रैंक आई। मैंने अपना नाम देखा, अच्छा गगन सिंह 120वीं रैंक। जिस सपने को लेके हम दिल्ली में आते हैं, मैक्सिमम लोगों का सपना होता है कि मुझे आईएएस बनना है। तो वो सपना जब मैंने साकार होते हुए देखा, तो जो खुशी के जो पल होते हैं उनको ऐसे शब्दों में तो बयां हम कर भी नहीं सकते। मैंने अपनी पीडीएफ खोली, पीडीएफ में नाम देखा, मैंने उनको दिखाया कि देखो मेरा नाम है क्या। फिर उनसे बोला कि अपना फ़ोन निकालो और आप यूपीएससी की साइट खोलो और साइट पे फिर चेक करो मेरा रोल नंबर। तो मैंने पहले हिंदी में देखा, फिर इंग्लिश में भी देखा, तो हाँ अपना कंफर्म हो गया। और जिस रूम में अपने सिलेक्शन से पहले रहता था उसी रूम में फिर मैं रहता था। मैंने अपना रूम नहीं छोड़ा क्योंकि मेरा टारगेट वो था कि यार आईएएस बनना। और अभी भी मैं कल तो पढ़ ही रहा था, मैं सोच रहा कि यार पढ़ लेता हूँ, प्रीलिम्स के भी 4-5 दिन बचे हुए हैं, अगर नहीं होगा तो अब पढ़ूंगा भी नहीं तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में ही सिलेक्शन ना हो। आगे प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, तो जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं, इस एग्जाम का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो इस लेवल पर होना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत शानदार होगी। और आज का जो दिन है बहुत ही अलग दिन है, आज आपके लिए मोटिवेशन का दिन है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है और हमारे साथ गगन सर है। इनका 120 रैंक से हिंदी मीडियम से टॉप किया इन्होंने। और सर से बात करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार पिछली बार ये आईपीएस बने थे, किस प्रकार आईपीएस से लेकर और इनके आईएएस की जर्नी रही, सारी बातें इस वीडियो में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, प्रेसी के लिए तो कोई मोहताज नहीं हो लेकिन आज के दिन, लेकिन पहले ये जानने कि आज का माहौल कैसा था, कि सिलेक्शन से पहले का दिन आपके लिए कैसा गया और आज सिलेक्शन के बाद कैसा माहौल था। जैसे कल काफ़ी दिन से स्पेकुलेशन चल रहा था कि यूपीएससी का रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, कल भी काफ़ी चांस थे कि रिजल्ट आज आ जाएगा, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आ पाया था। आज जैसे सुबह उठा तो रात को नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि यार पहले ऐसे सोचते कि एक बार तुम पहले सेलेक्टेड हो तो उतनी एंग्जाइटी और नर्वसनेस नहीं होती। मैं पहले से आईपीएस था, हरियाणा कार्डर मुझे अच्छा मिला हुआ था, लेकिन एंग्जाइटी उतनी थी जितनी लास्ट ईयर थी कि यार लिस्ट में नाम आ जाए, आईएएस बन जाए। और जैसे अभी आपने बताया था 120वीं रैंक आई है, मैं तो कभी सोच भी नहीं रहा था कि यार 120वीं रैंक आई। मैंने अपना नाम देखा, अच्छा गगन सिंह 120वीं रैंक। काफ़ी सेटिस्फेक्शन अंदर से मिलता है कि जिस सपने को लेके हम दिल्ली में आते हैं, मैक्सिमम लोगों का सपना होता है कि मुझे आईएएस बनना है। तो वो सपना जब मैंने साकार होते हुए देखा, तो जो खुशी के जो पल होते हैं उनको ऐसे शब्दों में तो बयां हम कर भी नहीं सकते। तो काफ़ी अधिक खुशी हुई। ओके सर, जिस टाइम रिजल्ट आया था, मुझे लगता है एक से 2 के बीच में आसपास में रिजल्ट आया था, तब आप कहाँ पे थे, आपके पास कौन थे, उस समय कैसा माहौल था, और आपने खुद को अकेले में रखा या फिर दोस्तों के बीच में रखा। नहीं, जैसे मैं रात भर रूम पर ही था, सुबह मैं चला गया था एक दोस्त के पास का, मेरा मन नहीं लग रहा था अकेले का, दोस्त के पास ही रुका हुआ था। तो मैं और मेरा एक दोस्त थे, मैंने अपनी पीडीएफ खोली, पीडीएफ में नाम देखा, मैंने उनको दिखाया कि देखो मेरा नाम है क्या। फिर उनसे बोला कि अपना फ़ोन निकालो और आप यूपीएससी की साइट खोलो और साइट पे फिर चेक करो मेरा रोल नंबर। तो मैंने पहले हिंदी में देखा, फिर इंग्लिश में भी देखा, तो हाँ अपना कंफर्म हो गया। फिर अपने पिताजी को मैंने कॉल करके बताया कि मेरी 120वीं रैंक आई है और फाइनली मैं आईएएस बन जाऊंगा इस बार। ओके सर, इतनी बड़ी सफलता के बाद आप किसको श्रेय देना चाहते हो इन सब के पीछे का राज को। वैसे तो मेरे आसपास काफ़ी सारे लोग हो गए, जैसे मेरे परिवार वाले लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय मैं देना चाहता हूँ मेरे दादाजी को, क्योंकि दादाजी ही मेरे एक प्रेरणा स्रोत रहे थे। क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा ये प्रेरणा दी थी कि तू आगे किस टाइप से बन सकता है, आईएएस बनना है। तो इन सब की प्रेरणा मुझे अपने दादाजी से मिलती है। अनफॉर्चुनेटली दादाजी मेरे जैसे 2021 का जब हमारा प्रीलिम्स हुआ था, तो उससे 1 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा सदमा था। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है दादाजी अब नहीं रहे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो यही होगी कि एक दिन मैं आईएएस बनूं और उनके जो चरणों में अपना जो रिजल्ट है वो मैं समर्पित कर दूं। तो उनके ये मेरे लिए हमेशा प्रेरणादायी रहे हैं। ओके सर, हर कोई आईएएस बनना चाहता है, इस प्रशासनिक फील्ड में हर कोई आना चाहता है। प्रशासनिक और पॉलिटिक्स ही ऐसी चीज़ है जिसमें हर कोई आना चाहता है। लेकिन सर आज आईएएस बने हो, इसके पीछे कितने सालों की तपस्या के बाद आईएएस बने हो, बहुत सारे साल बाद में आप आज, तो क्या बोलना चाहोगे सर। जैसे आप बोल ही रहे हो कि काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कि उनको जल्दी सफलता मिल जाती है, काफ़ी कोई लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं 2018 में अपना ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली आ गया था, और जब मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था 2019 में, तो मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था। 2020 में मेरा मेंस ही क्लियर नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा मेरा सदमा था कि एक बार इंटरव्यू दे लिया, दूसरी बार मेंस ही क्वालिफाई नहीं हुआ। तो तीसरी बार 2021 में दिया तो फिर मेरा आईपीएस मिल गया था। लेकिन उस साल भी एक अपने जो निबंध का पेपर होता है ऐसे का, उसमें मेरे केवल 77 ही नंबर थे, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो वहाँ मुझे सदमा लगा। और एक बार हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे ही काफ़ी हमारे अंदर जो आलस है, पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसे ही मुझे एक अच्छा कार्डर मिल गया था आईपीएस में, हरियाणा कार्डर। तो ये सारे फैक्टर मेरे आसपास रहे थे।
लेकिन एक जो सपना रहता है नहीं कि अपने को यार IAS बनना है, तो उस वजह से जैसे मैं एक बार हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक ऑफिसर टाइप की क्वालिटी आ जाती है, लेकिन मैंने अपने खुद के अंदर अपने जो एस्पिरेंट्स की जो क्वालिटी रहती है उसी को मैंने अपने अंदर बनाए रखा। और जिस रूम में अपने सिलेक्शन से पहले रहता था उसी रूम में फिर मैं रहता था, मैंने अपना रूम नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा टारगेट वो था कि यार IAS बनना है। और अभी भी मैं कल तो पढ़ ही रहा था, मैं सोच रहा कि यार पढ़ लेता हूँ, प्रीलिम्स के भी 4-5 दिन बचे हुए हैं, अगर नहीं होगा तो अब पढ़ूंगा भी नहीं तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में ही सिलेक्शन ना हो। तो जो नॉर्मल आदमी के अंदर रहती है जो वो एक, जैसे मेरे अंदर भी वो सारी चीज़ थी। बिल्कुल सर, अभी मैं वीडियोस देख रहा था मुखर्जी नगर की, आपके बहुत सारे दोस्त थे, मालाएं पहना रहे थे, बहुत खुशी के आंसू थे, झूम उठे हुए थे। तो उस पल को आप थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ, व्यूअर्स के साथ सर बयां कीजिए। सबसे अच्छी खुशी तो यही होती है जब आपको जो एस्पिरेंट्स है, फिर आसपास के लोग हैं, आपका सम्मान करते हैं। क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ है वो पैसों से कमा सकते हैं, लेकिन जो सम्मान एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम कभी भी पैसों से नहीं खरीद सकते। तो जब कोई दूसरा आदमी आपका सम्मान करता है, आपको रेस्पेक्ट करता है और आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना हो, आपके साथ वीडियो बनाना हो, उसको वो ग्रेटफुल समझता है। तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। और ये ऐसी चीज़ है कि इनको हम कोई एक शब्दों में या फिर 2 शब्दों में बता नहीं सकते। जो इंस्टेंट खुशी होती है उस वो खुशी ऐसी होती है कि यार हम जिस तपस्या के लिए, जिस लक्ष्य को लेके हम दिल्ली में आए थे, वो लक्ष्य आज हमने प्राप्त कर लिया, और वो भी काफ़ी अच्छी रैंक के साथ प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम से सिलेक्शन तो बहुत कम होता है और आपकी रैंक भी इस बार अच्छी आई है। इसके पीछे आप क्या समझते हैं, किन किन गलतियों को पिछली बार आपने गलतियाँ की, उसके ऊपर सुधार किया था कि इस बार अच्छी रैंक आई? हो सकता है आपने इंग्लिश पे काम किया, तो ऐसी क्या क्या गलतियाँ थी जिस पर वर्क करके आज इस बार हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी रैंक 120 रैंक लेके आए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी आप बोल रहे थे हिंदी मीडियम से कम सिलेक्शन होते हैं। लास्ट ईयर भी जैसे रवि थे, रवि सर है, फिर सुनील धनवंता सर थे, तो उनकी भी अच्छी रैंक थी। इस बार भी जैसे 120 तक 5 लोग हिंदी मीडियम से है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि हिंदी मीडियम में जो सोर्स अवेलेबल है एज़ कंपेरिजन टू इंग्लिश मीडियम, वो सारे हिंदी मीडियम अभी अवेलेबल नहीं है। चाहे वो करंट अफेयर का पार्ट्स हो या फिर वैल्यू एडिशन मटेरियल हो या फिर उस तरीके की गाइडेंस हो, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हम लैग कर जाते हैं। अब धीरे धीरे उन चीज़ों के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और धीरे धीरे वो उस टाइप की रैंक भी आने लगी है। तो मैं मानता हूँ कि अगर हम मीडियम को बैरियर ना माने, हम UPSC के अंदर हम उस टारगेट को फोकस करें कि किस तरीके से हम नंबर ले सकते हैं। ये कोई एग्ज़ाम नॉलेज की एग्ज़ाम नहीं है। ऐसे मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए। तो ये नॉलेज की नहीं है। आप UPSC का सिलेबस देखो, कौन कौन से की टर्म्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर अपनी तैयारी करो। यहाँ कोई हम प्रखंड पंडित बनने के लिए नहीं आए, नॉलेज लेने के लिए ले आए, हमको बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। ऐसे बोलते हैं कि UPSC का सिलेबस अंडर द सन होता है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता ऐसा। सेलेक्टेड बुक है, उन्हीं बुकों को आपको बार बार पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखते हुए पढ़ना है, तभी आपका रिवीजन होगा और तभी आप कम समय में इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। इसलिए ये कुछ जो मूल मंत्र है कि कम रिसोर्स कम से कम हो, या 100 बुकों को एक बार पढ़ने की बजाय ये है कि एक बुक को हम 100 बार पढ़े। सेकंड चीज़ है कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े। थर्ड चीज़, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। जैसे प्रीलिम में, तो अभी प्रीलिम्स आने वाली है, तो प्रीलिम में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि उनकी थीम फिक्स रहती है UPSC की, वो पूछता है उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन। तो उन चीज़ों को हम जब तक हमारे अंदर बना के नहीं रखेंगे तो इस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी अधिक टाइम भी लग सकता है। जैसे स्टार्टिंग में मुझे गाइडेंस नहीं थी पता, 1-2 बार फेल हुआ तब मुझे पता चला कि यार इस तरीके से पढ़ना था। तो आप इधर उधर भटके ना, किसी ने बोल दिया कि आपको ये पढ़ना है, आपको किसी ने बोल दिया ये पढ़ना है, आपके जो रिसोर्स है उनके ऊपर आपके रिलायबल होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो मैं मानता हूँ कि मीडियम कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर कोई दूसरा भी मीडियम हो, उनमें आप अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। ओके सर, इंटरव्यू बहुत बड़ा होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि निबंध में पिछली बार आपके बहुत कम मार्क्स आए, 77 ऐसा जैसा आपने बताया, लेकिन इस बार सर अच्छे मार्क्स की वजह से आखिरकार रैंक भी अच्छी आई, तो क्या आपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया सर? वैसे तो जैसे लास्ट ईयर 77 आए थे तो मेरे लिए तो एक शॉकिंग था बिल्कुल, तो मैंने एक्सपेक्ट भी कभी नहीं किया था कि इतने कम नंबर आएंगे। उससे पहले मेरे 133, 127 ऐसे मार्क्स आ चुके थे। मुझे लगता है कि जैसे लास्ट ईयर में कुछ अमूर्त टाइप के ऐसे आते हैं, अभी तो मार्क्स ही पता नहीं है कि ऐसे में इस बार कितने मार्क्स है। होपफुली अच्छी मार्क्स हो तो वो अच्छा ही है। बाकी जैसे कुछ ऐसे कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि UPSC आजकल जो पहले स्टैटिक पोर्शन से होता था उसकी बजाय अब जो अमूर्त टाइप के ऐसे होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो उनकी तरफ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ऐसे के पेपर को हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके।
इन्हीं चीज़ों के साथ अब जैसे आगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला है, तो जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बस मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंस बना के रखो, अभी तक आपने जितना पढ़ा हुआ है उसके ऊपर विश्वास करो। इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो इस लेवल पर होना चाहिए। एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको नहीं आ रहा, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यार और लोगों को भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपने 1 साल 1.5 साल पूरी मेहनत के साथ अगर पढ़ाई की है तो आपको इस एग्ज़ाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके सर, लास्ट सवाल है, 28 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स कराने जा रहे हैं, उसमें सर आपने स्ट्रेटजी बता दी, सारा कुछ बता दिया, लेकिन सर एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर है उसको किस प्रकार कम किया जा सकता है और आखिरकार की प्रीलिम्स और CSAT में आखिरकार सिलेक्शन कर सकते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा प्रेशर तो हर किसी के ऊपर रहता है, जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर तो रहता है, लेकिन प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर हम जो हमारा डेली रूटीन है उसको अच्छे से रखें। अगर आसपास की चीज़ों से आपको कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ उन चीज़ों को शेयर करें और किसी भी तरीके के नेगेटिव माहौल में ना रहे कि अभी ये सोचने लगे कि यार मेरा नहीं होगा। अगर आपने कि जैसे होता है कि जब युद्ध में हम लड़ने के लिए जाते हैं तो पहले से अगर हम हार मान लेते हैं तो युद्ध में हम पहले से हार जाएंगे। तो एक तरीके से युद्ध ही है, हम वहाँ युद्ध में हम जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं और नॉर्मल तरीके से जाए जैसे हम यहाँ टेस्ट पेपर देने जाते हैं। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर जाता था। ये एग्ज़ाम में आप अगर पहले से आपके ऊपर प्रेशर ले लोगे तो इस एग्ज़ाम में ऐसी पास नहीं होने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे CSAT का पेपर है तो बीच के भी 2-2.5 घंटे के बीच में जो टाइम मिलता है उस टाइम में आप खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें। मैं उस टाइम पढ़ता नहीं था प्रीलिम्स के लिए, तो अगर आपने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं शॉर्ट नोट्स टाइप में तो उनको पढ़ लो। उसमें आप यही काम करो कि एक अच्छी जगह आपको मिल जाए, आप वहाँ 15-20 मिनट आधा घंटे रेस्ट कर लो, अच्छा खाना ले लो, को जैसे अभी गर्मियों के टाइम में होने वाली है तो कुछ लिक्विड पी लो, ताकि आपकी जो मेंटल प्रेशर है और जो मेंटलिटी है वो एक बनी रहे और एक कॉन्फिडेंस बना रहे। क्वेश्चन अगर आपको एक नहीं आ रहा तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं आ रहा, क्योंकि एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, GS1 में, GS2 में 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम सारे क्वेश्चन तो हमको करने भी नहीं है, 200 नंबर हमको लाने भी नहीं है। कट ऑफ एक पेपर में 66 नंबर चाहिए होते हैं, दूसरे में कट ऑफ लगभग 100 से कम ही रहती है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनके ऊपर टाइम ख़राब ना करें और अननेसेसरी प्रेशर ना ले। तो बस जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से सफलता प्राप्त करोगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने बिजी शेड्यूल के बाद में भी आपने 5-10 मिनट दिया ताकि एस्पिरेंट जान सके कि आज के दिन का हकीकत में कैसा माहौल था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस बार जो जितने भी रिजल्ट आए उम्मीद करेंगे उन सारों पे जितने टॉपर्स के उनके साथ बात करने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।